कमला बकुड़ा, कनिका जैन, कोमल चौधरी, कृष्णा भगत, मंजू, रवीना, श्री विजयलक्ष्मी। हाँ, हिरल जोशी, कमला, अंजलि मीना, कनिका जैन, मंजू, कोमल चौधरी, कमला, विजयलक्ष्मी, कृष्णा भगत, बेटा अंजलि मीना, कनिका, मंजू, कमला, कोमल चौधरी, हिरल जोशी, रोशन, विजयलक्ष्मी, कृष्णा भगत, रवीना चौधरी, हिरल, मुस्कान चौधरी। अब स्टार्ट करते हैं 5 मिनट में। गायत्री मीना, मनीषा रेगर, गायत्री मीना, मनीषा रेगर, हेमलता मीना, हेमलता मीना, गायत्री मीना, हाँ मनीषा रेगर आ गए। गायत्री मीना, दीपिका, एंड्रॉयड ब्लूटूथ, दीपिका, हेमलता मीना, मनीषा चौधरी, भूमिका यादव। कोई आपके भव्या भी है क्या बेटा? क्या भूमिका ही है? भाव्या भी है क्या कोई? फर्स्ट ईयर में भाव्या नहीं है ना? भूमिका यादव यस तो मैम। भाव्या है? भाव्या? यस मैम। तो भाव्या तो दिखाई नहीं दे रही बेटा, लेकिन वो करती नहीं कि क्लास। भूमिका दिखाई देती है। प्रीति दादीज, भाव्या क्लास अटेंड नहीं कर रही। प्रीति दादीज कॉन्टिन्यूसली क्लासेस लेती है भव्या। क्या किसकी लेती है बेटा? मैम सारी क्लासेस लेती है वो। अच्छा, तो कौन से में ले रही है भाव्या? भाव्या कौन से में लेती है बेटा? किसके साथ ले रही है? प्रीति दादीज ठीक है, सारी लेती है तो नाम आता है। बेटा भूमिका का आ रहा है, भाव्या का नहीं आता। भूमिका का भाव्या है तो सही ना बेटा? तो ठीक है बेटा, लगा देंगे उसकी प्रेजेंट, लगा देंगे भाव्या की। दिव्या राठौर। आज करेंगे। कल स्क्लेरोस्पोरा ले रहे थे ना, तो स्क्लेरोस्पोरा में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, हाउ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्क्लेरोस्पोरा एंड द जर्मिनेशन ऑफ oospore एंड ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। बेटा 14 की आपकी हॉलीडे रहेगी। 14 और 15 को कोई क्लासेस नहीं होंगी, है ना? 14 और 15 जनवरी 2022 में कोई क्लासेस नहीं होंगी, है ना? ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज अभी स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ आपको, एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, आने देते हैं औरों को भी। 1 मिनट और देख लेते हैं। 9:38 हुए हैं अभी। मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम हमारे पास सीबीएच की बुक है, हम आरबीडी की लाए या सीबीएच की चल जाएगी? बेटा सीबीएच की भी चल जाएगी। कौन बोल रहे? मनीषा रेगर। सीबीएच की भी अच्छी है, कोई अंजलि मीना। अंजलि है ना? तो अंजलि सीबीएच की भी सही है बेटा। अंजलि सीबीएच की भी अच्छी बुक है। उसमें भी अंजलि, आप बुक खोल के बैठे हो? मैम आप बताते हो ना, नहीं आप बताते हो ना तो मेरे टॉपिक्स मैच नहीं होते बुक में। टॉपिक मैच कैसे नहीं हो रहे बेटा? आप लेटेस्ट एडिशन लाए हो क्या? टॉपिक मैच जो स्क्लेरोस्पोरा पढ़ा रही हूँ अंजलि, तो ये देखो। हाँ ये मैम वो तो चैप्टर मैंने निकाल लिया, 15 चैप्टर है। अच्छा 15 चैप्टर है ना आपकी बुक में, तो ठीक है बेटा। लेकिन तो आप, हाँ बताओ। लेकिन इसमें कुछ कुछ मैच नहीं होता जो आप बताते हो ना। बेटा वो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है ना सीबीएच आरबीडी में, लेकिन ये भी सही है बुक। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कम आएंगे, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मार्क्स का। थोड़ा बहुत तो ऐसे अब, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम वालों को सीबीएच में से बता रही हूँ, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हमें मिलेगा अंजलि। वैसे अपन उसकी भी देखते हैं, कौन सी पब्लिकेशन है, रस्तोगी पब्लिकेशन, जो सिंह पांडे एंड जैन है, वो टोटली डिफरेंट है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा।
और पीडीएफ तो अंजलि में भेज ही रही हूँ ना आपको, पीडीएफ बना के, है ना। अब अपन स्टार्ट कर देते हैं। हाँ है ना, मैं आपको स्क्लेरोस्पोरा डिजीज के बारे में बता रही थी। तो सबसे पहले तो अपन जो रह गया था, अपना क्या रह गया था, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को अपन कर लेते हैं। मंजू आ गई, इनको एडमिट कर देती हूँ पहले, ठीक है। तो किस तरह से स्क्लेरोस्पोरा नामक कवक में निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, परिपक्व पुंधानी व अंडधानी एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित रहती हैं और फर्टिलाइजेशन निषेचन के समय पुंधानी से एक निषेचन नलिका फर्टिलाइजेशन ट्यूब उत्पन्न होती है, जो अंडधानी की भित्ति को भेदती हुई अंडगोल स्फीयर में पहुंच जाती है तथा अंडद्रव्य में नर केंद्रक के साथ साथ कुछ कोशिका द्रव्य भी विसर्जित करती है और निषेचन से ठीक पहले अंडद्रव्य सघन हो जाता है तथा एक मादा केंद्रक या युग्मक इसके बीच में स्थित हो जाता है। इस संरचना को सीनोसेंट्रम कहते हैं। तो ये देखो बेटा, ये जो डायग्राम मैंने दिखाया है आपको, किसका है, फर्टिलाइजेशन के समय मैं बता रही हूँ। ये वाला थोड़ा एनलार्ज कर देती हूँ। इस डायग्राम में देखना, ये देखो, इसमें मैंने क्या बताया, परिपक्व पुंधानी व अंडधानी एक दूसरे के पास व्यवस्थित होती है और निषेचन के समय ये देख रहे हो, पुंधानी से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब निषेचन नलिका उत्पन्न होती है और ये निषेचन नलिका अंडधानी की भित्ति को भेदती हुई अंडगोल में स्फीयर में पहुंच जाती है तथा अंड द्रव्य में नर केंद्रक के साथ साथ कुछ कोशिका द्रव्य भी व्यवस्थित करती है। तो अब देख रहे हो, ये स्फीयर में क्या हो गया, एक तो फीमेल न्यूक्लियस है, एक है मेल न्यूक्लियस। तो निषेचन से ठीक पहले अंड द्रव्य सघन हो जाता है तथा एक मादा केंद्रक या युग्मक इसके बीच में स्थित हो जाता है। इस संरचना को सीनोसेंट्रम कहते हैं। इस संरचना को सीनोसेंट्रम कहते हैं। तो निषेचन क्रिया के अंतर्गत पहले नर एवं मादा युग्मक एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं एवं इसके बाद सीनोसेंट्रम अदृश्य हो जाता है और अंतिम चरण में नर एवं मादा केंद्रक संलयित हो जाते हैं। अंतिम चरण में नर एवं मादा केंद्रक संलयित हो जाते हैं तथा एक डिप्लॉयड द्विगुणित निषिक्तांड बन जाता है। ये निषिक्तांड परपोषी के ऊतकों में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो आप ये देख रहे हो इस फिगर में, ये डिप्लॉयड स्पोर बन जाता है, मतलब द्विगुणित निषिक्तांड बन जाता है। अब अपन बात करेंगे, जब ये डिप्लॉयड स्पोर बन गया तो जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर। तो ये देख रहे हो, क्या दिखा रही हूं मैं, निषिक्तांड का अंकुरन, मतलब जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। तो निषेचन के पश्चात अंड द्रव्य प्लाज्म से स्रावित द्रव्य के द्वारा निषिक्तांड की भित्ति विभेदित होती है। इसकी भित्ति मोटी एवं त्रिस्तरीय होती है तथा ये अंडधानी की भित्ति से चिपके हुए होते हैं। कहने का मतलब है, जो स्पोर है, निषिक्तांड की बाहरी भित्ति निषिक्तांड बाह्य चोल एक्सोस्पोर एवं आंतरिक अंतःचोल होती है, एंडोस्पोर होती है। तो ये डायग्राम में आप क्या देख रहे हो बेटा, इस डायग्राम में आप देख रहे हो निषिक्तांड बन रहा है, स्पोर बन रहा है और इस निषिक्तांड स्पोर की भित्ति मोटी होती है, त्रिस्तरीय होती है। तो स्पोर की, निषिक्तांड की बाहरी भित्ति को तो एक्सोस्पोर कहते हैं और निषिक्तांड की अंतःचोल या अंतः भित्ति को अंतःचोल या एंडोस्पोर कहते हैं। और इस निषिक्तांड का व्यास 21 से 36 माइक्रोन तक होता है। यह निषिक्तांड स्पोर गोलाकार एवं लाल भूरे रंग का होता है
परंतु अन्नधानी की भित्ति से चिपके हुए बहुकोणीय दिखाई देते हैं। ठीक है, तो परपोषी ऊतकों के नष्ट हो जाने से निषिक्तांड भूमि पर गिर जाते हैं। इनकी प्रतिरोधी एवं जीवन क्षमता एक लंबे समय तक विद्यमान रहती है, अर्थात ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। कुछ समय तक विश्राम अवस्था में रहने के बाद अनुकूल परिस्थितियों में स्क्लेरोस्पोरा के निषिक्तांड का अंकुरण होता है। इनसे एक या एक से अधिक जननलिकाएं उत्पन्न होकर परपोषी के बीजांकुरों में रूट हेयर मूल रोगों को संक्रमित करके नया कवक जाल बनाती है। तो इंग्लिश में भी मैं एक स्लाइड एडमिट शेयर कर देती हूँ इंग्लिश वाले के लिए भी। ये बेटा उसमें से है जो मैं शेयर कर रही हूँ आपको। खुशी मीणा भी आ गई इसमें से, सीबीएस में से। तो ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं, मतलब क्या देख रहे हैं, स्क्लेरोस्पोरा। एक मिनट, हाँ इस वाले को देखना। अपन ने कल क्या देखा था, मतलब अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन इन स्क्लेरोस्पोरा। तो क्या होता है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द fertilization tube comes out from the antheridium. During the process of fertilization tube is given out by the antheridium. So the male nucleus is transferred to the oogonium by means of a fertilization tube. By means of a fertilization tube, male and the female nuclei fuse to form a diploid nucleus, and the fertilized oogonium develops thick wall around it, forming oospore. So here you are seeing the oospore. मैं डायग्राम भी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, डायग्राम हिंदी में शेयर कर दिया था बेटा कि मतलब the fertilized oogonium develops thick wall around it, forming the oospore, and now the oospore wall adheres to the oogonial wall, and the oospore wall is thick and three-layered. So the outermost layer of the oospore is called as epispore, and then exospore, and the innermost layer is called as endospore. So the oospore in Sclerospora fungus is reddish brown. It is about 22 to 35 micron diameter, and the oospore of Sclerospora is spherical but appears angular, being adhered to oogonial wall. So I am saying, कहने का मतलब है during fertilization the male nucleus is transferred to the oogonium. And how the male nucleus is transferred? By means of a fertilization tube. So the male nuclei and the female nuclei fuse to form a diploid nucleus, and the fertilized oogonium develops a thick wall around it to form the oospore. And the oospore is thick. It has three layers: outermost epispore, then exospore, and then endospore. So the oospores are liberated into the soil after the disintegration of the host tissue, where they remain viable for a pretty long period. The oospores germinate under favorable conditions and form one or more germ tubes, and then enter the host tissue they through the stomata. ठीक है, अब है लाइफ साइकिल ऑफ द स्क्लेरोस्पोरा। पहले अपन बात करते हैं द स्क्लेरोस्पोरा फंगस स्प्रेड्स ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, है ना। तो होस्ट क्या होगा बेटा, होस्ट इज बाजरा, पेनिसिटम टाइफॉइडस। बाजरा का बॉटनिकल नेम क्या है, पेनिसिटम टाइफॉइडस। So first of all, the geographical distribution, the disease called as green ear disease of bajra occurs in all the bajra growing areas, especially Rajasthan and Maharashtra. Besides the disease, green ear disease of bajra also occurs
in some countries of Asia and Africa. So what are the symptoms of the green ear disease of bajra? The main impact of the disease is on the leaves. तो सबसे गहरा जो प्रभाव होता है किसका, बीमारी का, ग्रीन ईयर डिजीज का, वो लीव्स पर होता है. The main impact of the disease is on the leaves and inflorescence, which show the following symptoms. So first of all, I talk about the downy mildew disease. Downy mildew stage. तो downy mildew में क्या होता है बेटा? The leaves get etiolated and long yellow or brown stripes appear on their upper surface. तो जो downy mildew disease होता है किसके द्वारा? स्क्लेरोस्पोरा के द्वारा. उसमें the leaves get etiolated और leaves कैसी होती है? येलो हो जाती है, पीली पड़ जाती है, and the brown stripes appear on the upper surface of the leaves. So whitish fine hairy growth can be seen on the lower surfaces of the leaves in cool and moist condition. It is called as downy mildew. तो downy mildew कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं बेटा? जब conditions, वातावरणीय conditions कूल होती हैं, ठंडी होती है, या वातावरण में अत्यधिक नमी होती है, तो some whitish fine hairy growths can be seen on the lower surface of the leaves, and this is called as downy mildew, and it is caused by the asexual reproduction stage of the pathogen Sclerospora. Sometimes the leaves split lengthwise and become twisted and distorted. So this is how the leaf is infected. Now अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये हिंदी की स्लाइड में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है? इसमें देखना अपन अब किसकी बात करेंगे? बाजरे का हरित बाली रोग, जो कि स्क्लेरोस्पोरा के द्वारा होता है. तो सबसे पहले परपोषी का नाम क्या है? परपोषी होस्ट क्या है बेटा? बाजरा है. बाजरे का बॉटेनिकल नेम क्या है? पेनिसिटम टाइफॉइडस. और यह एक कृषि पादप है जिसकी खेती खाद्यान्न के लिए शुष्क क्षेत्रों में की जाती है. अब बात करते हैं भौगोलिक वितरण, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो विश्व के विशेषकर भारत के समस्त बाजरा उत्पादक क्षेत्रों जैसे पश्चिमी राजस्थान एवं महाराष्ट्र में यह व्यापक रूप से पाया जाता है. तो अब अपन देखते हैं रोग के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ द डिजीज. तो यह इस पादप रोग का प्रभाव रोगी पौधों की पत्तियों एवं पुष्पक्रम पर देखा जा सकता है. इनमें निम्न लक्षण दिखाई देते हैं. तो सबसे पहले इसकी बात कर रही हूँ, रोगी पौधों की पत्तियां पांडुरित हो जाती हैं, इटियोलेटेड हो जाती हैं, तथा इनकी ऊपरी सतह पर भूरी या पीली लंबी धारियां दिखाई देती हैं. बेटा जब बाजरे पर रोग फैलता है, स्क्लेरोस्पोरा कवक जब बाजरे पर रोग फैलाती है, तो रोगी पौधों की पत्तियां पांडुरित हो जाती हैं और पत्तियों की ऊपरी सतह पर भूरी या पीली लंबी धारियां दिखाई देती हैं. इसी प्रकार आर्द्र व शीत वातावरण में पत्तियों की निचली सतह पर, बाजरे की पत्तियों की निचली सतह पर बारीक सफेद रोए दिखाई देते हैं, जिनको डाउनी ग्रोथ, मृदु रोमिल वृद्धि कहा जाता है. मतलब जब शीत वातावरण होता है, कोल्ड एनवायरनमेंट होता है, तो बाजरे की पत्तियों की निचली सतह पर कुछ बारीक सफेद रोए दिखाई देते हैं, जिनको मृदु रोमिल वृद्धि कहा जाता है. और रोगग्रस्त पत्तियां कभी-कभी लंबाई में फट जाती हैं एवं ऐंठन युक्त, ट्विस्टेड तथा विरूपित, डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं. तो बाजरे के रोग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण पुष्पक्रम में प्रकट होते हैं. इनके अंतर्गत बाजरे की ठोस शुष्कीय बाली, सॉलिड स्पाइकेट ईयर, पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पर्ण सदृश छोटी छोटी संरचनाओं, ट्विस्टेड लीफ लाइक प्रोलिफरेशंस
युक्त शिथिल मुंडक लूज हेड में रूपांतरित हो जाती है। जैसे कि एक डायग्राम में देखो बेटा, ये है बाजरे का हरित बाली रोग। ए क्या है? बाजरे, ए और बी है संक्रमित बाली। किसकी संक्रमित बाली है? इन्फेक्टेड बाली किसकी है? ये है हरित वाली अवस्था, तो मतलब बाजरे की। और ये सी है संक्रमित स्पाइकी का। स्पाइकी का मतलब इन्फ्लोरेसेंस। तो ये डायग्राम है संक्रमित स्पाइकी का। तो कहने का मतलब है, मैं क्या बता रही हूँ कि रोग के महत्वपूर्ण लक्षण पुष्पक्रम में प्रकट होते हैं। इसके अंतर्गत बाजरे की ठोस शुष्कीय वाली पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पर्ण सदस्य छोटी छोटी संरचनाओं युक्त शिथिल मुंडक में रूपांतरित हो जाते हैं। ये देख रहे हो सी डायग्राम में आप, ठीक है। और यह मुंडक हरे रंग का होता है। यह बाजरे की ठोस वाली में अनुशुकियों स्पाइकलेट्स की विभिन्न संरचनाएं जैसे तुष, ग्लूम्स या पुंकेसर स्टेमेंस एवं जायांग अपनी आकृति में अतिवर्धन हाइपरट्रॉफिकल पर्ण समान बृहत्काय बंधे संरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। मतलब ये तो बता दिया मैंने, मुंडक हरे रंग का होता है और यह बाजरे की ठोस वाली में स्पाइकलेट्स की विभिन्न संरचनाएं जैसे तुष, पुंकेसर स्टेमेंस एवं जायांग अपनी आकृति में अतिवर्धन हाइपरट्रॉफिकल पर्ण समान बृहत्काय बंधे संरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसे फिलोडी कहते हैं। ये संरचनाएं ऐठी हुई होती हैं। तो ये देख लो बेटा, ये जो स्टेराइल स्टेमन है ये, और लीफी एंड स्टेराइल पिस्टल है। लीफी एंड स्टेराइल पिस्टल है। तो ये संरचनाएं ऐठी हुई होती हैं, ठीक है, ट्विस्टेड होती हैं। इसके साथ ही पुष्पक्रम में अनुशुकियों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। इसलिए रोग के प्रकोप के कारण बाजरे की बाली पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बंधे हो जाती है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, सी है संक्रमित स्पाइकी का। संक्रमित स्पाइकी का, तो इसके बारे में मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाजरे की ठोस बाली में अनुशुकियों की विभिन्न संरचनाएं जैसे तुष, स्टेमेंस एवं जायांग अपनी आकृति में अतिवर्धन कर पर्ण समान बृहत्काय बंधे संरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे सी। इस रोग का प्रभाव संपूर्ण पादप शरीर पर देखा जा सकता है। पौधे की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। मतलब जब बाजरे में स्क्लेरोस्पोरा कवक ग्रीन ईयर डिजीज फैलाती है, बीमारी फैलाती है, तो पौधे की जो वृद्धि है वो अवरुद्ध हो जाती है। पौधे की वृद्धि रुक जाती है एवं कई बार तो पौधे में पुष्पक्रम का विकास ही नहीं हो पाता है। मतलब जो पौधा है, बाजरे का जो पौधा है, उसमें इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम का विकास ही नहीं हो पाता है। ऐसे रोगग्रस्त बोने पौधे अपरिपक्व अवस्था में ही मर जाते हैं और पत्तियों व शाखाओं के प्रचुर उद्भवन के कारण, प्रोलिफरेशन के कारण रोगग्रस्त पादप स्वस्थ पादप की तुलना में अधिक सघन दिखाई देता है। ठीक है। अब एक इंग्लिश में भी स्लाइड मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है, आपके साथ। ये तो हिंदी में हो गई, इंग्लिश में कर देती हूँ अभी। देखो बेटा, अपन क्या कर रहे थे, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। अब मैं क्या बता रही हूँ आपको, डाउनी मिल्ड्यू तो डिस्कस कर लिया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन ईयर स्टेज, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द ग्रीन ईयर स्टेज? तो मेजर सिम्टम्स इन दिस स्टेज अपीयर इन द इन्फ्लोरेसेंस। तो द सॉलिड spikelet ear of bajra gets partially or totally modified into a loose head having contorted leaf-like structures. कहने का मतलब है ग्रीन ईयर स्टेज में क्या होता है बेटा, जो इन्फ्लोरेसेंस है,
बाजरे का जो पुष्पक्रम है, इन्फ्लोरेसेंस है, जिसको कि अपन क्या कहते हैं, स्पाइकलेट ईयर होते हैं, स्पाइकलेट ईयर कहते हैं। बाजरे में पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, ईयर कहते हैं। तो ये आंशिक रूप से या पूर्णतः एक लूज हेड में रूपांतरित हो जाता है। मतलब द सॉलिड स्पाइकलेट ईयर ऑफ बाजरा get partially or totally modified into a loose head having contorted leaf-like structures. The head is green. जैसे मैंने बताया मुंडक कैसा होता है बेटा, ग्रीन होता है। And the leaf-like structure develop due to hypertrophy. और जो leaf-like structures develop होते हैं, they develop because of hypertrophy and phyllody of various parts of the spikelets like glumes, anther, and gynoecium. These structures get twisted, the number of spikelets increase, which may also be converted into leafy structures. Thus, the ear becomes partially or completely sterile. तीसरा है बेटा डैम्पिंग ऑफ। इसमें क्या होता है, this stage is seen in very young seedlings, and seedling lie flat and die due to the severe infection. ठीक है, तो sometimes the whole plant is affected, the plant becomes stunted. Stunted का मतलब है प्लांट की वृद्धि रुक जाती है, the plant growth stops, and sometimes the inflorescence may not develop. और कभी कभी सीवियर जब इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन जब सीवियर होता है तो इन्फ्लोरेसेंस का विकास भी नहीं होता, and such plants die prematurely. ऐसे प्लांट्स परिपक्व होने से पहले ही मर जाते हैं। And often the infected plant may appear more dense due to proliferation of buds. अब अपन देखते हैं etiology. etiology के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो पढ़ते हैं the disease, green ear disease of bajra is caused by Sclerospora graminicola, which is an obligate endoparasite. मतलब बाजरे का ग्रीन ईयर डिजीज, हरित बाली रोग, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला नामक फंगस के द्वारा होता है। And this fungus, Sclerospora graminicola, is an obligate parasite. It grows as intercellular mycelium, mainly in the mesophyll tissue around the vascular bundle of the leaves. They absorb nutrients through haustoria, which penetrate the host cells. The haustoria may be sac-like or branched and finger-like. The cell wall of hyphae is gelatinous. So after a certain period of vegetative growth, the fungal hyphae start aggregating in substromatal cavity just below the stromata. From each of these aggregates grow one or more asexual reproducing structures called sporangiophores. बेटा क्या बता रही हूँ, मतलब आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब जब कुछ कायिक वृद्धि हो जाती है तो स्क्लेरोस्पोरा कवक के जो फंगल हाइफी है वो सबस्ट्रोमेटल कैविटी के नीचे, वो सबस्ट्रोमेटल कैविटी में एग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब एकत्रित हो जाते हैं। और फ्रॉम ईच ऑफ दीज एग्रीगेट्स ग्रो वन और मोर asexual reproducing structures called sporangiophores, and each sporangiophore is an erect, rigid structure with a small stalk emerging from the stromata. तो एक हिंदी में ही बता देती हूँ इसकी etiology आपको, ठीक है। हाँ बेटा, सबसे पहले अपन क्या देखें, बाजरे की इटियोलॉजी मतलब विज्ञान। बाजरे की इटियोलॉजी के बारे में हेतु विज्ञान, तो रोग कारक सजीव वर्ग फाइकोबाइसिटीज का अविकल्पी अंतः परजीवी कवक स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला इस रोग के प्रकोप के लिए उत्तरदायी होता है। तो बाजरे का जो हरित बाली रोग है वो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला कवक के द्वारा फैलता है, और ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला कवक
अविकल्पी अंत्य परजीवी कवक है। तो इस परजीवी कवक का कवक जाल पठहीन संकोशिकी एवं शाखित कवक सूत्रों का बना होता है। परजीवी कवक कौन सा है बेटा? परजीवी कवक है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला का जो कवक जाल है, माइसीलियम है, वो कैसा होता है? पठहीन संकोशिकी एवं शाखित कवक सूत्रों का बना होता है। मतलब द माइसीलियम ऑफ द parasitic fungus Sclerospora graminicola is aseptate and the mycelium is made up of pseudocytic and branched hyphae। तो ये कवक सूत्र परपोषी बाजरे की पत्तियों में संवहन मंडल के चारों ओर मौजूद मध्योतक कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थानों में पाए जाते हैं और भोज्य पदार्थों के अवशोषण के लिए कवक सूत्रों से अनेक थैली सदृश या शाखित व अंगुलाकार चूष्कांग सेक लाइक और फिंगर लाइक ब्रांच्ड हॉस्टोरिया विकसित होकर परपोषी की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं और कवक सूत्रों की कोशिका भित्तियां जिलेटिनस होती हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये आपको दिखाया है, इससे बाजरे का हरित वाली रोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या होता है बेटा? ये जो कवक सूत्र हैं, किसके कवक सूत्र? स्क्लेरोस्पोरा नामक कवक के जो हाइफी हैं, मतलब कवक सूत्र हैं, मतलब ये परपोषी बाजरे की पत्तियों में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, संवहन मंडलों के चारों ओर मौजूद मध्योतक कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थानों में पाए जाते हैं और भोज्य पदार्थों के अवशोषण के लिए कवक सूत्र से अनेक थैली सदस्य या शाखित चूष्कांग विकसित होते हैं। मतलब कवक सूत्रों से क्या निकलते हैं? कवक सूत्रों से शाखित ब्रांच्ड या फिंगर लाइक अंगुलियाकार चूष्कांग हॉस्टोरिया विकसित होते हैं और हॉस्टोरिया का कार्य क्या होता है? ये भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं और परपोषी पादप शरीर की पत्तियों में कुछ समय तक कायिक वृद्धि करने के उपरांत परजीवी कवक जाल प्रत्येक रंध्र के नीचे अधोरंध्री गुहा में एकत्रित हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि the mycelium of the Sclerospora fungus gets aggregated in the substomatal cavity, है ना? तो परजीवी कवक जाल प्रत्येक रंध्र के नीचे सबस्टोमेटल कैविटी में एकत्रित हो जाता है और इन सघन कवक सूत्रों के समूह के शीर्ष सिरों पर अलैंगिक संरचनाएं स्पोरेंजियोफोर्स बीजाणुधानीधर विकसित होती हैं और बीजाणुधानीधर एक ऊर्ध्व दृढ़ एवं छोटे व्रांतियुक्त संरचना होती है तथा ये रंध्रों से बाहर निकली हुई या प्रक्षेपित होती है। तो इन बीजाणुधानीधर का आधारीय भाग शाखित एवं ऊपरी भाग अनियमित रूप से शाखित होता है। तो बीजाणुधानीधर की लंबाई लगभग 100 माइक्रोन म्यू होती है और इसके अतिरिक्त स्पोरेंजियोफोर पटहीन संरचना होती है। मतलब स्पोरेंजियोफोर इज एसेप्टेट एंड बीजाणुधानीधर की अंतिम या